मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल जो है हमने पढ़ लिया था किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले और इससे पहले की 4 वीडियो भी जरूर देख लें। ठीक है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देख लेना। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। तो बच्चों देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा सिस्टम होता है, मतलब एक ऐसे सिस्टम का मतलब जिसका हम अध्ययन कर रहे हो वो चीज सिस्टम कहलाएगी। तो देखो बच्चों, उस सिस्टम में अगर दो बराबर और विपरीत प्रकृति के, मतलब कि मान के चलिए अगर 5 कूलाम आवेश है तो दूसरा वाला आवेश -5 कूलाम होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब एक जैसे रहेंगे, परिमाण एक रहेगा लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होगी। ऐसे आवेश अगर थोड़ी दूरी पर स्थित हो, बहुत थोड़ी दूरी पर, तो वही निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। बच्चों जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है HCl, HBr, HF, H2O, NH3 आदि। मतलब कि देखिए जो HCl अणु होता है उसके एक सिरे पर हाइड्रोजन आयन, दूसरे सिरे पर क्लोराइड आयन। ठीक है, दोनों के आवेश बराबर होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोजन आयन पर एक प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, जबकि क्लोरीन आयन पर, क्लोराइड आयन बोल देते हैं उसे, उस पर जो है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है लेकिन विपरीत होता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों HBr में, HF में और HI में भी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। H2O में भी पाया जाता है, NH3 में भी पाया जाता है। फिर बच्चों देखिए अगला जो टॉपिक आता है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले निकाय के एक सिरे पर स्थित आवेश के परिमाण तथा दोनों सिरों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब अभी अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत थोड़ी दूरी पर होते हैं। तो उनमें से एक सिरे का हम आवेश ले लेंगे, उसका परिमाण, मतलब हमें साइन नहीं देखना, बस प्लस में ही लेना है। तो एक सिरे पर उपस्थित आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की जो दूरी है उनका जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसका? उस वैद्युत द्विध्रुव का। देखिए पढ़ते हैं, यदि किसी द्विध्रुव में -q तथा +q आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हों तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2L × Q हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -q और +q आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से 12 दूरी पर हैं। तो देखिए उनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसे हम छोटे p से प्रदर्शित करते हैं वो हो जाएगा 2L × Q। देखिए बच्चों जो 2L है वो उनके बीच की दूरी है और जो Q है वो उन दोनों आवेशों का परिमाण है। ठीक है, मतलब किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक का परिमाण है। फिर बच्चों देखिए यह एक सदिश राशि है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक सदिश राशि है और जो इसकी दिशा होती है, ध्यान से समझिए, इसकी जो दिशा होती है वो किधर होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी जो दिशा होगी वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। फिर नीचे लिखा हुआ है कि इसका मात्रक कूलाम × मीटर होता है। बच्चों देखो आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम × मीटर। और जो इसकी विमा होती है वो होती है LTA। ठीक है, देखो बच्चों L तो हो गई मीटर की विमा और कूलाम की विमा TA, तो इसकी विमा ये हो गई। अब देखिए बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम 2 स्थितियों में निकालेंगे, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति को हम आज पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों देखिए इसका जो डायग्राम है सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। देखो बच्चों द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे पहले उसका डायग्राम हमें समझना जरूरी होगा। तो चलिए उसका देखो डायग्राम समझते हैं। देखो ये हमने मान लिया कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है
ये इसका ए सिरा है, ये इसका बी सिरा है। यहाँ पर आवेश है माइनस क्यू, यहाँ पर आवेश है प्लस क्यू। बच्चों टोटल जो लंबाई है इसकी वो है 12, ठीक है, ये 12 है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये इसका मध्य बिंदु है O, ठीक है, मध्य बिंदु O है। तो देखो बच्चों जब ये मध्य बिंदु है, टोटल 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी L हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके मध्य बिंदु से ये R दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है P, ठीक है, ये बिंदु है P। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यानी मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है r। तो देखो बच्चों यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी हो जाएगी r माइनस एल, क्योंकि इस पूरे r में से हमने ये l को हटा दिया है, ठीक है। तो ये r माइनस एल हो जाएगी। और ठीक ऐसे यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है और ये आगे की l, तो ये r प्लस एल हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों देखो ये इसका डायग्राम है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ और समझा देता हूँ कि ये जो प्लस क्यू है इसके कारण हम मान रहे हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E1 है। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 और माइनस क्यू के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र E2 है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो बच्चों ये जो है ये प्लस क्यू इस बिंदु P के पास है, तो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। ये दूर है तो इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र इस पर दूर होगा। और एक चीज और, हम देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मान रहे हैं, तो इस पर हम यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो हम इसे शून्य आवेश मान के चलेंगे। अब देखिए शून्य आवेश कैसा होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। शून्य आवेश जो है वो एक टाइप का पॉजिटिव नंबर है। तो ध्यान रखना कि ये जो पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में लगेगा E1, वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में लगेगा E1। और देखिए ये पॉजिटिव, हाँ मतलब शून्य आवेश है तो हम इसे पॉजिटिव मान के चले हैं। तो ये माइनस इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि इस तरफ बल लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र जो इसके कारण है E2, उसकी दिशा इधर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसकी थ्योरी में हम क्या लिखेंगे और आगे की जो डेरिवेशन है वो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों आप लोगों ने जो डायग्राम अभी अभी हमने समझाया, इसमें देखिए अब हम थ्योरी में क्या लिखेंगे। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, ठीक है। जो ए बी द्विध्रुव है इसके आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब जो हमने आपको डायग्राम में समझाया ठीक बिल्कुल वैसा ही इसे लिखना है। अब देखिए बच्चों हम आपको ये बता चुके थे कि माइनस क्यू आवेश से जो बिंदु P की दूरी है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP बराबर है R प्लस एल। ठीक ऐसे ही प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, BP, यह है R माइनस एल। बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि इनकी दिशा कैसी है। अगर एक ही दिशा में होंगे तो हम इन्हें जोड़ देंगे, और अलग अलग दिशा में हुए, विपरीत दिशा में हुए तो माइनस कर देंगे। यहाँ आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि ये विपरीत दिशा में है। ठीक है, और क्यों है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ हमने प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला, वो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू अपॉन BP का स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू से बिंदु P की जो दूरी है वो BP है। हमने कल पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट इंटू क्यू अपॉन में R स्क्वायर। तो R की जगह यहाँ BP है। तो देखो बच्चों BP की वैल्यू हमने रख दी R माइनस एल। ठीक ऐसे ही जब हमने माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला तो हमने BP की जगह AP लिख दिया और AP का मान रख दिया R प्लस एल का स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने बताया था कि जो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र है E1, इसका मान ज्यादा होगा, और जो माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है E2, उसका मान कम होगा। तो देखो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा E इक्वल टू वो हो जाएगा बच्चों E1 माइनस E2। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू को रखेंगे और आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए अब हम यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो देखिए जब हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं सबसे पहले तो E इक्वल टू आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में E1 की जो वैल्यू है वो देखिए ये है 1/4πε0 के इंटू में क्यू अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए वही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की जो वैल्यू है वो ये है 1/4πε0 के, सॉरी मैं यहाँ के लिखना भूल गया, इंटू में क्यू अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर देखिए इन दोनों में से मुझे ये 1/4πε0 के और ऊपर से क्यू कॉमन मिल रहा है तो मैं इसे कॉमन ले लूँगा 1/4πε0 के, और क्यू भी मुझे कॉमन मिल रहा है तो मैं अभी फिलहाल इसे ऐसे लिख दूंगा। फिर देखिए ये आएगा, अंदर क्या बचा 1 अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर बच्चों देखिए हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों क्यू अपॉन में 4πε0 के, इसे हम एज इट इज लिख देंगे, और एलसीएम लेने के लिए हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा R प्लस एल, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं स्क्वायर, और R माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर देखिए बच्चों ये आएगा Q अपॉन में 4πε0 के इंटू में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो आप लोग ऐसे कर दीजिए वरना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, कैसे भी कर दीजिए आंसर एक ही आएगा। मतलब जो पहले बार में आंसर आएगा वही दूसरे वाले तरीके से भी आंसर आएगा। तो कैसे भी कर दीजिए, मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जो कि क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार उसे प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों मैं एक बार इसे पहले प्लस में लिख देता हूँ, r प्लस एल प्लस r और ये माइनस एल। फिर मैं इसे माइनस में कर लिखूंगा r प्लस एल, फिर माइनस r, उस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा l। बच्चों देखिए मैं चाहूं तो इन दोनों की पावर एक साथ लिख सकता हूं, है ना। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाता है a b की पावर m। तो देखिए बच्चों इसे मैं ऐसे लिख दूंगा r प्लस एल r माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ l से l कैंसिल हो जाएगा और यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, Q अपॉन 4πε0 के इंटू में देखिए 2r इंटू में 2l। ठीक है, और अपॉन में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने इसे लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने करा क्या, 1/4πε0 के डॉट, देखिए बच्चों ये 2r है ये 2l है, मैं इस q को 2l के साथ अगर लिख दूं तो q इंटू 2l क्या हो जाता है p, है ना। तो मैं इसे लिख देता हूं p इंटू में 2r अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों साइड में मैं लिख के दिखा देता हूं, चूंकि p इक्वल टू क्या होता है 2ql। बच्चों मतलब जो वो द्विध्रुव है जिसके कारण हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है ये। फिर देखिए बच्चों यहां पर जो है
हम क्या करेंगे, देखो जो L है, द्विध्रुव की जो लंबाई है 12, वैसे तो द्विध्रुव की लंबाई 12 है, बहुत छोटी है, बहुत अल्प है। अब बहुत अल्प है तो उसका जो आधा होगा वो और छोटा हो जाएगा। अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, पर कब, जब r का मान काफी बड़ा हो। लेकिन यहाँ जो द्विध्रुव से दूरी है वो द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से समझिए, द्विध्रुव की जो अक्षीय स्थिति में दूरी है वो द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि r का मान जो है बहुत बड़ा है L से, तो r स्क्वायर का मान जो है और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, L स्क्वायर से। ठीक है, r स्क्वायर का जो मान है वो L स्क्वायर से और ज्यादा हो जाएगा। मतलब L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तब यहां लिख देता हूं मैं, तब जो L स्क्वायर है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों देखिए, जब हमने जो L स्क्वायर को है लगभग 0 मान लिया है, L स्क्वायर को लगभग 0 माना है, L स्क्वायर को, L को 0 नहीं माना है। ठीक है, तो देखिए जो फॉर्मूला था इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई के डॉट में 2pr, 2r था, हमने इसे 2pr लिख दिया, अपॉन में r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। वो लगभग हमने 0 मान लिया, मतलब r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लिया L स्क्वायर को। फिर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई के डॉट में 2pr अपॉन में r की पावर 4 हो जाएगी, है ना, r की पावर टोटल 4 हो जाएगी। तो देखो बच्चों, r की एक पावर से एक पावर यहां कैंसिल हो गई, तो कितने पावर बचेगी, 1/4 पाई के डॉट 2p अपॉन r की पावर 3। देखिए बच्चों, ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अक्षीय स्थिति में वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात के लिए हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई के डॉट में 2p अपॉन r की पावर 3। सॉरी बच्चों, यहाँ k नहीं आएगा, k की वैल्यू तो हमने 1 रख दी है। ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। क्या है ये, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो बच्चों ये हो गया आज का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पेपर के हिसाब से ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग घर पे रहकर अपनी पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।